हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 5 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो अब प्रीलिम्स आने वाला है। प्रीलिम्स के लिए अब बहुत कम ही दिन बचे हैं, तो आप लोग उसका रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन प्रीलिम्स के जस्ट बाद, मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते के बाद, मैं एक कोर्स लॉन्च करूँगी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो आप बता देना कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉलिटी का, इकॉनमी का। तो जिसका भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर लूँगी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाने वाली हूँ। अब यहाँ पर फर्स्ट पेज पर जो न्यूज़ है, तो फर्स्ट पेज पर लखीमपुर खीरी वायलेंस के बारे में ज़्यादातर न्यूज़ है, तो वो हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंडोरा पेपर्स का क्या मोडस ऑपरेंडी, कल मैंने आपको एक्सप्लेन सेक्शन में डिटेल में बता दिया था। अब पेंडोरा पेपर्स में किस किस का नाम आया, तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई हमसे नहीं पूछेगा कि उसमें कौन कौन से इंडियंस का नाम था, क्योंकि 380 इंडियंस का नाम है, तो ये याद करना पॉसिबल भी नहीं है। अब यहाँ पर जो भी लखीमपुर खीरी में जिन भी फार्मर्स की डेथ हुई, तो वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि उनको 45 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनको स्टेट गवर्नमेंट में जॉब दी जाएगी। तो द यूपी गवर्नमेंट इज स्क्रैम्बल टू कंटेन द फॉल आउट बाय प्रॉमिसिंग अ जुडिशियल प्रोब, की एक प्रोब की जाएगी, जांच की जाएगी। साथ ही एफआईआर भी कर दी गई है, जो मिनिस्टर का बेटा था उसके ऊपर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा 45 लाख ईच फॉर फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड फार्मर्स। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब जो पेंडोरा पेपर्स में जो भी फाइंडिंग्स पता चली हैं कि कितने सारे जो 380 इंडियंस थे जो इस पेंडोरा पेपर्स में जिनका नाम आया, कि कैसे वो भी डॉज कर रहे थे कैश को, कैसे टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े उसके लिए वो ट्रस्ट सेटअप कर रहे थे ऑफशोर एंटिटीज़ के साथ मिलकर, ये सब कर रहे थे। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि CBDT लेड प्रोब होगी। The government Monday directed a multi-agency probe involving the CBDT, Enforcement Directorate, Reserve Bank of India, Financial Intelligence Unit। तो अब मल्टी एजेंसी प्रोब की जाएगी जो पेंडोरा पेपर्स में जो भी फाइंडिंग्स है उसके ऊपर। Beginning Monday, the Indian Express has begun a series of investigative reports that show how Indian elites have found ingenious new ways to ring-fence their assets abroad from scrutiny at home। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले पैनामा पेपर्स आए थे, उसमें भी ऐसी कुछ फाइंडिंग्स पता चली थी कि कैसे ऑफशोर एंटिटीज़ के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और टैक्स हेवन जैसे देशों में ले जाकर टैक्स बचाया जा रहा है। उसके बाद जब पैनामा पेपर्स आए उसके कुछ टाइम के बाद पैराडाइज पेपर्स की फाइंडिंग्स पता चली थी। अब यहाँ पर बेसिकली पेंडोरा पेपर्स जो लीक हुए हैं उससे पता चल रहा है। तो गवर्नमेंट अब इसमें मल्टी एजेंसी प्रोब करने की करेगी और मल्टी एजेंसी प्रोब से पता चलेगा कि किसके कितने ऑफशोर एसेट्स हैं और कौन कितने टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर गवर्नमेंट जो फॉरेन जुरिस्डिक्शंस हैं उनके साथ भी इंगेज होने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ से इन्फॉर्मेशन पता चल सके। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कोल की शॉर्टेज बियॉन्ड यूजुअल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल की शॉर्टेज बियॉन्ड यूजुअल क्या है क्या नहीं है, बस हम आगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेंगे। वैसे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में एक बार एक कॉलम आया था जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब था क्या ग्रीन हाइड्रोजन होती है, क्या ब्लू हाइड्रोजन होती है, सबका दिया था, और इंडिया कैसे ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है, एक्सपोर्टर बन सकता है, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। हम आगे चलते हैं। अब दिल्ली में पोल्यूशन, विंटर्स में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको चेक करने के लिए, उसको कम करने के लिए यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कुछ स्टेप्स बताएं कि क्या क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले जो बसेस और टैक्सीज़ हैं जो भी दिल्ली आ रही हैं उनको CNG में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरी बात, जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है उनको पोल्यूशन हॉटस्पॉट की तरह मार्क कर दिया जाएगा ताकि मिटिगेशन स्टेप्स लिए जा सकें। स्टबल बर्निंग के लिए तो इनका जो पूसा डिकम्पोज़र है उसकी अवेयरनेस फैलाएंगे फार्मर्स के बीच में कि वो भी पूसा डिकम्पोज़र यूज़ करें ताकि यहाँ पर स्टबल को जलाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि पूसा डिकम्पोज़र से वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट, गार्बेज बर्निंग को रोकने की कोशिश करेंगे। गार्बेज बर्निंग, डस्ट पोल्यूशन को मिटिगेट कैसे किया जा सकता है। स्ट्रॉ बर्निंग, जो पैडी स्ट्रॉ बर्निंग है वो कम से कम हो और कैसे पूसा बायोडिकम्पोजर का यूज़ किया जा सके। फायर क्रैकर्स पे बैन है। स्मोक टावर्स इंस्टॉल 2 जगह हो भी चुके हैं। पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स को मॉनिटर करेंगे। साथ ही एक ग्रीन दिल्ली ऐप भी बना दी गई है। यहाँ पर एक और बात बताई गई ग्रेडेड एक्शन प्लान की। तो ग्रेडेड एक्शन प्लान में क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि क्या प्लान रखना। अगर एयर क्वालिटी मॉडरेट है तो क्या प्लान होना चाहिए, एयर क्वालिटी पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर कैटेगरी की है तो क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर ग्रेडेड प्लान में जैसे ये है कि एयर पोल्यूशन की जो कैटेगरी है वो पुअर होगी तो क्या करेंगे लोग, डीजल जनरेटर सेट्स को बैन कर देंगे, ऑड इवन रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, यहाँ तक कि स्कूल को शट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो रोड्स उनकी वैक्यूम क्लीनिंग की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी ग्रेडेड एक्शन प्लान में। तो ये लोग पहले से प्लान करें कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो अपनी जो बार वैसे भी बहुत हाई बार सेट है दिल्ली में, तो उससे भी ऊपर ना चला जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। यहाँ पर पलवल विलेज 4 किड्स डाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। लखीमपुर डेथ्स के बाद
फार्मर्स ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर एनडीए में तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के द्वारा 50,000 रुपये हर उस इंसान के किन को मिलना चाहिए जिसकी कोविड में डेथ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूवल दे दिया है। तो अप्रूविंग द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज रिकमेंडेशन ऑफ एक्स ग्रेशियो कॉम्पनसेशन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। अब स्टेट का क्या कहना है कि आप स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से पैसा ले रहे हो, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में तो वैसे भी इतना पैसा नहीं है। इसके बाद a bench of justices M.R. Shah and A.S. Bopanna said the amount will be in addition what is paid by the center and the states। आपको ये पता होगा जब कोविड से लोगों की डेथ हुई थी तो स्टेट और सेंटर अपनी तरफ से कुछ मुआवजा अनाउंस कर रहे थे, तो ये जो 50,000 रुपये मिलेंगे इन एडिशन टू दैट मिलेंगे। इसके अलावा आगे जो फ्यूचर डेथ्स होती हैं कोविड से उनको भी 50,000 रुपये उनके एक्स ग्रेशिया के तौर पर दिया जाएगा उनके नेक्स्ट ऑफ द किन को। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन हो कि डाइड ड्यू टू कोविड, अगर नहीं भी मेंशन होगा फिर भी 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे कि हाउएवर इट एडेड दैट नो स्टेट विल डिनाई द एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस ऑफ ₹50,000 टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिसीज सोनली ऑन द ग्राउंड दैट इन द डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द कॉज ऑफ डेथ इज नॉट मेंशन इज डाइड ड्यू टू कोविड-19। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत तेज़ पढ़ाती हूँ। अब तेज़ पढ़ाने का मतलब ये, अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं, स्पीड 0.75 कर सकते हैं। लेकिन मेरा तेज़ पढ़ाने का पर्पस ये है कि आप जल्दी से ज़्यादा न्यूज़पेपर कम टाइम में कवर कर लो, क्योंकि बच्चों में इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो 1 घंटे का न्यूज़पेपर पढ़ सकें, 1 घंटे का न्यूज़पेपर इनफैक्ट सुन भी सकें। इसीलिए मैं न्यूज़पेपर काफ़ी तेज़ बोलती हूँ। तो आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं जो कि मैं पढ़कर पढ़ाती हूँ, आप बस ये सुनते जाओ कि उसका समरी क्या है। अगर आप समरी भी याद रखोगे तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ समरी कोट करना होता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये वही लखीमपुर खीरी वॉयलेंस, फिर एक पेज तो पूरा पेंडोरा पेपर्स के लिए इन्होंने डेडिकेट कर दिया कि राजस्थान रॉयल्स के फुटप्रिंट मिले ऑफशोर एंटिटीज़ में, किंग्स 11 पंजाब के मिले हैं, गोवा माइनर टिम्बलोस का सन भी है, उसकी भी कोई फैमिली ट्रस्ट सेटअप कर रखी है। तो बस आपको मोडस ऑपरेंडी पता होना चाहिए, बाकी आपके लिए कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक इंसान ने पिटीशन फाइल की थी कि गवर्नमेंट ने ये जो ऑक्सीजन सप्लाई को मैनेज किया उसको लेकर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है, यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो भी पैंडेमिक को डील नहीं कर पाए और यहाँ पिटीशन लेकर आ जाते हो, तो गवर्नमेंट के लिए ये गवर्नमेंट को डीमोरलाइज़ करता है। ये आप जजमेंट को खुद एनालाइज करना। तो इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और कोर्ट्स अनलेस यू आर इन द हॉट सीट, बट इवन सम ऑफ द मोस्ट एडवांस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड फेस डिफिकल्टीज इन कंटेनिंग द पैंडेमिक। तो यहाँ पर ये बोल रही है सुप्रीम कोर्ट कि बहुत आसान होता है किसी को क्रिटिसाइज कर देना गवर्नमेंट और कोर्ट्स को, अनलेस यू आर इन द हॉट सीट, जब तक आप हॉट सीट पर नहीं बैठे होते। बट इवन सम ऑफ द मोस्ट एडवांस नेशंस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूएस को कोट करने की कोशिश कर रहे होंगे, ये कंट्रीज़ तक पैंडमिक से डील नहीं कर पाए। तो एट द टाइम द कंट्री इज़ फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपल मस्ट बी वेरी ऑफ डूइंग एनीथिंग विच मे हैव अ डीमोरलाइजिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए ताकि यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ जो क्राइसिस से डील कर रही हैं उनके ऊपर डीमोरलाइजिंग इफेक्ट हो। तो आपको कितना सही लगता है कि पिटीशन नहीं फाइल करनी चाहिए ये सोच कर कि जो गवर्नमेंट उसके ऊपर डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होगा। आगे हम चलते हैं। अब मणिपुर पहला स्टेट हो गया है जिसने प्लेन टू आइलैंड वैक्सीन डिलीवर की है यूजिंग ड्रोन। तो मणिपुर ऑन मंडे बिकेम द फर्स्ट एवर स्टेट इन साउथ ईस्ट एशिया टू सक्सेसफुल डिलीवर कोविड वैक्सीन फ्रॉम प्लेन टू आइलैंड यूजिंग अ ड्रोन। तो ये कभी आ जाए किसी एग्जाम में, मणिपुर है पहला स्टेट। ये हम पढ़ेंगे द अनीज़ ऑफ रैंकिंग, बेसिकली हम सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो अनीज़ ऑफ रैंकिंग, तो ये आर्टिकल किसके बारे में, तो वर्ल्ड बैंक अपनी एक रैंकिंग के लिए बहुत मशहूर था, वो रैंकिंग थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आती थी वो वर्ल्ड बैंक ने अब उस पर ऑल टुगेदर बंद कर दिया। उसे इसलिए बंद कर दिया क्योंकि कुछ ऐसे चार्जेस लगे थे कि उस रैंकिंग में मैनिपुलेशन किया गया था चाइना के द्वारा। जो चाइना है वो क्या करता था, वो अपना डेटा जो है डेटा को मैनिपुलेट करता था ताकि चाइना की रैंकिंग ज़्यादा दिखे, और चाइना की रैंकिंग ज़्यादा दिखे तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो चाइना में ज़्यादा इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पर बेसिकली पूरा मैनिपुलेशन हो रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर रैंकिंग बंद कर दी गई है। तो यहाँ पर ऑथर ने आर्टिकल में यही बताया कि कितना ज़्यादा सही होता है इंटरनेशनल रैंकिंग पर डिपेंड होना। द मच टाउटेड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज डेड. The flagship product created by the World Bank came under attack on grounds that its data was modified in response to pressure from countries like China and Saudi Arabia. तो चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ प्रेशर डालते थे जिसकी वजह से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसमें डेटा मैनिपुलेशन हुआ और अब इसको बंद कर दिया गया है। अब वर्ल्ड बैंक रिसर्चर्स डेवलप्ड द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सिस्टम अंडर द अजम्पशन कि इसकी वजह से क्या होगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट देखकर जो बिजनेसेस हैं वो डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा जो कंट्री वो ज़्यादा बिजनेस क्लाइमेट फ्रेंडली है और उनको वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये डेटा कौन कौन से, इसमें बेसिकली प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर, तो अब तो नहीं आएगा क्योंकि अब तो इंडेक्स ही बंद हो रहा है ऑल टुगेदर। तो अब ये
किन किन पैरामीटर्स पर डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है उस कंट्री में, कंस्ट्रक्शन परमिट्स लेना कितना आसान है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना कितना आसान है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स एंड पेइंग टैक्सेस। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स पर ये ध्यान देते हैं। अब ऑथर ने बोला यहाँ पर दिक्कत क्या है। अब पहला ये, जैसे इन्होंने बोला कि ईज़ ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन, तो इंडिया में इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेना तो आसान है, दिक्कत तब आती है जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कमी होती है। तो हो सकता है इंडिया ईज़ ऑफ गेटिंग एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन में इंडिया का स्कोर इंप्रूव हुआ है, लेकिन डेविल इज इन द डिटेल्स। दैट जैसे कि इट इज़ नॉट गेटिंग अ कनेक्शन दैट इज़ द प्रॉब्लम, रादर द रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दैट हैम्पर्स इंडियन इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर दिक्कत इस बात की सप्लाई नहीं हो पाती इलेक्ट्रिसिटी की, भले ही बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है लेकिन उनको सप्लाई मिल पा रही है नहीं, इस इश्यू को ध्यान में नहीं रखता है इंडेक्स। अब दूसरी बात, यहाँ पर हाइपोथेटिकल केसेस बनाकर रखता है जो इसका पैरामीटर है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनीज़ के बारे में। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी जो कंपनीज़ वो इंडिया में सिर्फ 14% है, तो मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिर्फ 14% कंपनीज़ को कर रहा है। तो दिस फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी ओनर्स राइट इन दिस टाइनी सेगमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड यूजिंग इट टू रैंक द बिजनेस क्लाइमेट, तो ये पर्टिकुलरली यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाली कंपनीज़ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो तो सिर्फ इंडिया में 14% है, क्योंकि बाकी जो 63% है वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाली कंपनीज़ हैं। अब उसके बाद भी जब हमने देख लिया कि ये रैंकिंग ऐसी हैं, इसमें इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं, उसके बाद भी कंट्रीज़ कोशिश करते हैं कि उनकी रैंकिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव हो, इसीलिए चाहते हैं ताकि उनके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। जैसे कि द आंसर लाइज इन द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रैंकिंग, कंट्रीज अज्यूम दैट द EODB रैंकिंग विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि अगर उनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अच्छी होगी तो उनके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे। सिंस फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑफन हैव नो रियल वे ऑफ असेसिंग द अंडरलाइंग बिजनेस क्लाइमेट इन एनी कंट्री, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता है कि क्या बिजनेस क्लाइमेट हो सकता है, तो वो इन इंटरनेशनल रैंकिंग्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ऑथर ने बोला ये जो आर्गूमेंट है ये भी सही नहीं, क्योंकि चाइना की 85th रैंक थी, तो चाइना वॉज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI, उसके बाद भी चाइना लार्जेस्ट रेसिपिएंट था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, भले ही उसकी 85th रैंक थी, तो रैंक वो डिटरमाइन नहीं करती है। वन ऑफ द लेस विजिबल पार्ट्स ऑफ द EODB रैंकिंग वॉज द अंडरलाइंग पॉलिटिकल मैसेज। अब यहाँ पर जो लास्ट पार्ट ये है कि कंट्रीज़ क्यों इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि जो कंट्रीज़ अब अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग इंप्रूव की, हमारे यहाँ बिजनेस बढ़ रहा है, भले ही वो बढ़ नहीं रहा हो पर ऑन द पेपर दिखाने के लिए देखो बढ़ रहा है, जैसे कि पोस्टर लगा दिए जाएंगे, देखो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इस रैंक से इस रैंक पर आ गए। तो रेगुलेशन ऑफन ट्रीटेड सिनोनिमसली विद ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इज बैड। Nonetheless, the presumed economic consequences as well as political benefits, तो इससे जो political benefits आते हैं उसकी वजह से जो कंट्रीज़ वो कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी रैंक ऊपर बढ़े। तो अब ऑथर ने बोला अब ऐसी रैंकिंग पर हमें डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसी रैंकिंग ऑल टुगेदर बंद हो जाए तो वही ठीक है। तो फर्स्ट आर देयर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को मेज़र करने के लिए कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ये जो इंडाइसेस हैं इतने पावरफुल हैं तो क्या हमें इनका कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसीज पर छोड़ देना चाहिए जो कि डेटा मैनिपुलेशंस के द्वारा कंट्रीज़ के प्रेशर में आकर रैंकिंग बढ़ा दे रही हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने दिया फॉर द मोमेंट द आंसर टू बोथ सीम्स टू बी अ नो, दोनों के लिए आंसर ना है। अब यहाँ पर फेसबुक में विसल ब्लोअर के द्वारा ये पता चला जो फेसबुक है वो प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में रखता है ना कि पब्लिक गुड को। तो ये तो सबको ही पता है, तो अब विसल ब्लोअर ने बता भी दिया तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रेवलेशंस हुए हैं। तो नो वन एट फेसबुक इज़ मेलेवोलेंट बट द इंसेंटिव्स आर मिसअलाइंड। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल को ये विसल ब्लोअर ने क्या क्या बातें बताई हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। द डॉक्यूमेंट्स लीक बाय हेगन एंड हर रीसेंट इंटरव्यू इंडिकेट्स दैट फेसबुक्स मच टाउटेड सेफ गार्ड्स, जो फेसबुक बोलता है कि वो हेट स्पीच को लेकर सेफ गार्ड लेता है, वायलेंस को कम करने के लिए सेफ गार्ड लेता है, वो सिर्फ विंडो ड्रेसिंग ऐसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ दिखावा है फेसबुक का कि वो हेट्रेड को लेकर कुछ उसके सेफ गार्ड्स, ऐसा कोई सेफ गार्ड नहीं। फॉर एग्जांपल जब US के 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले थे तब तो इसने ये सेफ गार्ड यूज़ किए, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म हुए इसने ये सेफ गार्ड्स हटा दिए। अब जब फेसबुक ने सेफ गार्ड हटा दी उसकी वजह से ही जो कैपिटल राइट्स हुए थे, कैपिटल राइट्स जो बेसिकली US की पार्लियामेंट है वहाँ पर राइट्स देखने को मिले थे, बट एज सून एज द पोल्स वर ओवर इट रिमूव दी सेफ गार्ड्स एंड एक्शन हेगन्स बिलीव वॉज एटलीस्ट पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट्स एट द कैपिटल इन वॉशिंगटन ऑन January 6, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे इसका ये जो दूसरा इंस्टाग्राम है, इसका इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है, तो इंस्टाग्राम की वजह से जो टीनेजर्स हैं वो उनको बॉडी शेमिंग लगती है, उनको लगता नहीं वो मोटे हो रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं, किसी को लगता है कि वो पतले हो रहे हैं, तो ऐसी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको बॉडीली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके लिए भी इंस्टाग्राम कुछ नहीं कर रहा, जबकि फेसबुक को ये पता है कि इसके इंस्टाग्राम वाले ऐप की वजह से जो टीनेजर्स हैं वो कैसे सोशल मीडिया में ज़्यादा डेल्व हो के डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये बातें सब फेसबुक को पता है, लेकिन फेसबुक उसके बाद भी इन सारी चीज़ों के लिए कोई एक्शन नहीं लेता है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि क्या है। तो यहाँ पर एथिकल अपग्रेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ऐप्स हैं इनके अंदर एक
एथिकल होना चाहिए, जैसे कि यूपीएससी में एथिक्स का एक सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि लोगों के अंदर कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप हो सकें, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। आगे हम चलते हैं द कंटेस्ट फॉर द मून, तो ये हम पढ़ेंगे और हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। द कंटेस्ट फॉर द मून, अब ईयर अगो आपको ये पता है आर्टेमिस रिकॉर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ने लेट किए थे, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। अब ये आर्टेमिस रिकॉर्ड्स क्यों किया गया था, तो आर्टेमिस रिकॉर्ड्स का मेन एक यही प्रिंसिपल था कि जो ह्यूमन एक्टिविटी मून पर बढ़ रही है, जैसे कि कोई माइनिंग करना चाहता है, कोई ल्यूनार कॉलोनी सेटअप करना चाहता है, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। अब इसकी 8 सिग्नेटरीज थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद और भी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। अब यूएस चाहता है कि इंडिया को इन्वाइट किया है कि इंडिया भी आर्टेमिस रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करे, ठीक है। सेपरेटली जब क्वाड की मीटिंग हुई तब भी आउटर स्पेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, तो अभी हमें ये दिख रहा है कि जो आउटर स्पेस है वो सेंटर में आ चुका है। अब आउटर स्पेस क्यों इतना ज़्यादा सेंटर में आया है, तो अब सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे कंट्री की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ ग्रो होती हैं, तो नेशंस कोशिश करते हैं कि कैसे वो अपना स्पेस में अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकें। दीज ट्रेंड्स हैव ब्रॉड द मून इनटू शार्प फोकस। अब जो कंट्रीज़ हैं वो मून पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि स्पेस फेयरिंग पावर सीक रूटीन एक्सेस टू द मून एज अपोज टू द ल्यूनार लैंडिंग्स। जब 20th सेंचुरी में कोई मून पर जाता था तो वो कंट्री सिर्फ अपनी प्रेस्टीज दिखाना चाहता था, ठीक है वो मून पर पहुंच सकता है। लेकिन अब क्या हो गया, अब कंट्रीज़ में कॉम्पिटिशन सा हो गया कि कैसे हम कमर्शलाइजेशन ज़्यादा कर सकें, हम कैसे मिलिटरलाइजेशन ज़्यादा कर सकें मून के स्पेस का। ये सारी कॉम्पिटिशन होने लग गए बिटवीन द कंट्रीज़। अब यहाँ पर जो कंट्रीज़ का अटेंशन वो सिस ल्यूनार स्पेस की तरफ ज़्यादा। अब सिस ल्यूनार स्पेस क्या है, जो ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड द मून के बीच का जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं सिस ल्यूनार स्पेस। तो और द वॉल्यूम्स बिटवीन द ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड द मून, ठीक है। देयर अटेंशन हैज टर्न टू बी व्हाट इज कॉल्ड द सिस ल्यूनार स्पेस और द वॉल्यूम्स बिटवीन द ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड द मून। अब जैसे चाइना का चैंग मिशन, तो चाइना ने बहुत सारे चैंग मिशन भेज दिए हैं। तो बीजिंग्स ल्यूनार मिशन नेम्ड आफ्टर चाइनीज मून गॉडेस चैंग वॉज व्हील्ड इन 2007। उसके बाद चाइना ने 2 स्पेस क्राफ्ट भेजे ल्यूनार ऑर्बिट में, चैंगी 1 एंड चैंगी 2। उसके बाद 2 रोवर्स भेजे, चैंगी 4 एंड चैंगी 5। अब चैंगी 5 जो था वो लास्ट ईयर ल्यूनार मटेरियल लेकर आया था, मैंने आपको एक दिन पढ़ाया भी था, एक्सप्लेन सेक्शन में साइड में था, कॉर्नर में था कि चैंगी 5 कौन सा ल्यूनार मटेरियल लेकर आया है। लास्ट टाइम जो सोवियत यूनियन था वो ल्यूनार मटेरियल लेकर आया था, वो 1976 में लेकर आया था। उसके बाद अभी ये चाइना लेकर आया है। तो चाइना के एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। चाइना के एम्बिशन इतने ज़्यादा हैं कि चाइना इंटरनेशनल ल्यूनार रिसर्च स्टेशन बनाना चाहता है। बेसिकली साउथ पोल ऑफ द मून पे यहाँ पर चाइना इंटरनेशनल ल्यूनार रिसर्च स्टेशन बनाना चाहता है। और इंटरनेशनल ल्यूनार रिसर्च स्टेशन पर यहाँ पर चाइना ने इन्वाइट भी किया है। क्या कोई कंट्री चाइना के साथ बनाना चाहता है, तो रशिया ने यहाँ पर इंटरेस्ट जताया कि रशिया भी चाइना के साथ है ये ILRS बनाने के लिए। अब ILRS के लिए चाइना क्या क्या करेगा, तो चाइना ने इसके लिए एक लॉन्ग मार्च CZ-9 रॉकेट बनाया है। तो बीजिंग होप्स टू बिल्ड अ सुपर हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च CZ-9 बिफोर द एंड ऑफ दिस डेकेड। तो इस डेकेड के एंड से पहले चाइना ये रॉकेट बना लेगा और ये क्या करेगा, ये जो लेकर जाएंगे लगभग 50 टन टू द मून। तो इतना ज़्यादा 50 एटलीस्ट 50 टन। अगर चंद्रयान 2 से कंपेयर करो तो हमारा जो चंद्रयान 2 था वो सिर्फ 4 टन लेकर गया, तो कंपेयर करो कितना ज़्यादा लोग लेकर जा रहे हैं। चाइना ने इंटरनेशनल डायमेंशन भी ऐड कर दिया अपने मून प्लान्स को ILRS प्रोजेक्ट में। रशिया जो कि पहले लीडिंग स्पेस सेक्टर हुआ करता था, अब रशिया भी चाइना के साथ जुड़ गया है कि हम चाइना के साथ यहाँ पर साथ में हैं ILRS बनाने में। द लॉन्च ऑफ ल्यूना 25, अब हो सकता है कि जो रशिया है वो भी अपने ल्यूना के और मिशंस भेजने लग जाए। तो ल्यूना 25, 26, 27 विल वर्क इन टेंडम विद चैंगी 6, 7, 8 टू अंडरटेक एक्सपेंसिव रिकनाइसाइंस एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर अल्ट्रा प्रिसाइज लैंडिंग्स ऑन द मून। तो अभी लोग मून पर लैंडिंग्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो रशिया है वो चाइना की तरफ जा रहा है। अब स्पेस कॉपरेशन में अमेरिका के अगेंस्ट ये रशिया और चाइना की एक स्पेस कॉपरेशन बना रहे हैं। तो अमेरिका को तो लेफ्ट आउट लगेगा, तो अमेरिका भी कुछ करने की कोशिश करेगा। तो अमेरिका क्या करने की कोशिश कर हम देख रहे हैं। तो यूएस ने पहले अपना अपोलो प्रोग्राम मून के लिए किया था, फिर 1970 में प्रोग्राम बेसिकली बंद कर दिया गया था। अब जब बेजिंग जो है, बेजिंग का स्पेस प्रोग्राम मून को लेकर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर अमेरिका को लगता है कि अमेरिका को भी कुछ करना चाहिए। तो अमेरिका ने यहाँ पर एक आर्टेमिस प्रोग्राम बता दिया। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस प्लान्स टू पुट एस्ट्रोनॉट्स बैक ऑन द मून बाई 2024, कि वो 2024 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजेंगे। और इस नया प्रोजेक्ट का नाम रखा गया आर्टेमिस। आर्टेमिस नाम क्यों रखा गया, क्योंकि आफ्टर द ग्रीक गॉडेस एंड ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो, इसीलिए यहाँ पर नाम रखा गया आर्टेमिस। द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टेमिस प्रोग्राम इज सिमिलर टू चाइनास ILRS। अब आर्टेमिस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा, एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो कि मून को ऑर्बिट करेगा, जिसका नाम होगा ल्यूनार गेटवे। इसके अलावा साउथ पोल पर लगातार एक प्रेजेंस बनाकर रखी जाएगी। साउथ पोल पर इसलिए प्रेजेंस बनाकर रखी जाएगी क्योंकि जो साउथ पोल है वो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर सकता है। तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट द अर्जेंसी इन वाशिंगटन अबाउट रीस्टोरिंग अमेरिकाज लीडरशिप। तो अब बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, कि हमारी लीडरशिप मून पर वापस से बन जाए, क्योंकि चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, चाइना ILRS बनाने की कोशिश कर रहा है।
अब यहाँ पर 1967 की एक आउटर स्पेस ट्रीटी है। तो आउटर स्पेस ट्रीटी में ये बोला गया था कि जो आउटर स्पेस है इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, वो किसी एक कंट्री की सॉवर्निटी नहीं हो सकती। कोई कंट्री वहाँ पर पहले जाके ये नहीं बोल सकता कि नहीं अब ये उसका सॉवर्निटी है और वो उसको क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो आउटर स्पेस है, वो ऑल ऑफ द ह्यूमन काइंड के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इसमें बोला गया है, इट डिक्लेयर्स दैट आउटर स्पेस शैल बी द प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड एंड इट्स यूज बी कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट एंड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज। तो ये जो आउटर स्पेस है ये सारे कंट्रीज़ के लिए यूज़ होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट दैट कि कौन सा कंट्री वहाँ पर पहले जा रहा है। तो उससे उसकी कोई सॉवर्निटी क्लेम नहीं होती है। तो OST बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो OST के प्रोविजंस को अभी तक बरकरार रखने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है जो कंट्रीज़ वो साथ में मिलकर ये जो चाइना एग्रेशन करने की कोशिश कर रहा है उसे कम करें। तो दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द US इज़ प्रमोटिंग द आर्टेमिस रिकॉर्ड। तो US आर्टेमिस रिकॉर्ड को यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे मून को लेकर, मून में जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़, ल्यूनार एक्टिविटीज़ होंगी। बट रशिया एंड चाइना, जो रशिया और चाइना वो US के साथ काम करने के लिए ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है इस आर्टेमिस अकॉर्ड में, वो तो आने वाले नहीं है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो दूसरे नेशंस की तरफ देख रहा है, इसीलिए यहाँ पर अमेरिका चाहता है इंडिया भी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करे। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो वुड होपफुली नज दिल्ली टू इनिशिएट अ कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। अब इंडिया को अपने इंटरेस्ट यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि मून में कैसे इंडिया के इंटरेस्ट हो सकते हैं ऑन द मून, एंड डेवलप स्ट्रैटेजीज। और इंडिया अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकता है कि कैसे हम अपना नेशनल ल्यूनार मिशन लेकर आए विद लाइक माइंडेड कंट्रीज़। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो। तो सबसे पहले ऑथर ने आर्टेमिस अकॉर्ड की बात की है कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो US लेड कर उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ है, तो आप नाम याद कर लेना कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है जो US है वो चाहता है कि इंडिया भी ज्वाइन करे आर्टेमिस अकॉर्ड को, और क्वाड की जब मीटिंग हुई थी तब भी आउटर स्पेस की बात की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो सिस ल्यूनार स्पेस में जाने की कोशिश करें। बेसिकली यहाँ पर जो सिस ल्यूनार स्पेस में जाने की कोशिश करे वो है चाइना। चाइना बना रहा है ILRS और अपना चेंगी 5 मिशन चाइना ने भेजा जिससे ल्यूनार रॉक्स वो लेकर आया। अब ILRS में चाइना ने रशिया को भी इन्वाइट किया कि मतलब इंटरनेशनल डायमेंशन रखी कि जो भी कंट्री जाना चाहता आ सकता, तो रशिया इसमें आया। अब रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका अपना वापस से मून के प्रोग्राम को करने की कोशिश कर रहा है कि मून का प्रोग्राम हमारा वापस से आगे बढ़े, जो कि 1970 में उन्होंने बेसिकली कम ही कर दिया था। उसके बाद इन्होंने आर्टेमिस प्रोग्राम अपने अनाउंस किया जिसमें अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे 2024 तक और जो साउथ पोल पर हमेशा प्रेजेंस बनाकर रखेंगे। फिर यहाँ पर बात की गई है आउटर स्पेस ट्रीटी की। आउटर स्पेस ट्रीटी में ये बात बोली गई थी जो सॉवर्निटी है मून की वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की नहीं हो सकती। यहाँ पर ओवरऑल मैनकाइंड के लिए इसका यूज़ है और हर कंट्री का इक्वली इस पर हक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इंडिया को क्या करना चाहिए, अब इंडिया को सोच समझ के देखना चाहिए कि इंडिया के क्या नेशनल इंटरेस्ट है, और आर्टेमिस अकॉर्ड के साथ साथ इंडिया अपना एक नेशनल ल्यूनार मिशन भी बना सकता है लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर। तो ये बात बताई गई, अब आपको समझ आ गया हो। अब रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो UNGA की जब मीटिंग हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली थी कि इंडिया इज़ नॉट जस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेस्टर्न नेशंस हैं उन्हें ये लगता है दुनिया को डेमोक्रेसी उन्होंने दी है, उन्हें ये लगता है साइंटिफिक टेम्पर दुनिया को उन्होंने दिया है। तो ये कैसे मिथ बस्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो प्रोटोफॉर्म्स की डेमोक्रेसी है, जो रिपब्लिकनिज्म है, वो इंडिया में बहुत पहले से, यहाँ तक कि महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत शांति पर्व रिपब्लिक गणाज आर मेंशन अलॉन्ग विद द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग देम। तो यहाँ पर महाभारत में तक गणास की बात की गई है, रिपब्लिक्स की बात की गई है। तो जो डेमोक्रेसी वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। तो अगर वेस्टर्नर्स को ये लगता है कि उन्होंने डेमोक्रेसी इंडिया को दी है, तो ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी इंडिया ने पूरे दुनिया को दी है। तब वेदास में भी ऐसे रिपब्लिकन गवर्नेंस को दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे सभा होते थे, समिति होते थे, विधाता होते थे, ये सब अपने हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो काउंसिल, सभा, विधाता, ये सारी चीज़ें ये बताती कि इंडिया में प्रोटो फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत पहले से थी। इसके अलावा महाजनपद में जब आपको पता होगी जो लिच्छावी स्टेट ऑफ वैशाली और जब मगध में लड़ाई हुई थी, तो ये दोनों स्टेट्स बहुत अलग तरीके से गवर्न होते थे। फॉर एग्जाम्पल The long battle of attrition between Magad and Vaishali, which the former won, was a fight also between two systems of governance, गणतंत्र एंड राजतंत्र। तो एक गणतंत्र था, एक राजतंत्र था। तो यहाँ पर है मतलब हमारे यहाँ बहुत पहले से गणतंत्र था, तो वॉज द राजतंत्र एंड ऑफ विद हिज हेड। और हमारे यहाँ जो राजतंत्र था वो वैसा राजतंत्र नहीं था। हमारे यहाँ राजतंत्र में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट की फॉर्म में होता था, जैसे आज कैबिनेट होता है ना, वैसे ही होता था। जैसे कौटिल्य ने बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं किसी भी राज के। पहला स्वामी जो कि किंग, अमात्या जो कि मिनिस्टर्स, और तीसरा जनपद। जो किंग है वो फंक्शन करेगा इन द एडवाइस ऑफ द अमात्यास। तो यहाँ पर किंग का सोल डिस्क्रिप्शन नहीं, वो अमात्यास से एडवाइस लेगा कुछ भी करने से पहले। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई हो। तो जैसे ये बताया जाता है कि ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस, उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो नहीं, इंडिया ने ही डेमोक्रेसी दुनिया को दी। तो इट वुड बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट रिपब्लिक्स इन एंशिएंट इंडिया एज विद द ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस टू हैव डेवलप्ड फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एज वी अंडरस्टैंड टुडे।
तो आई होप अब हम आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ गया हो। अब विसल ब्लोअर ने FB के बारे में जो भी बोला ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जैसे इंस्टाग्राम में बॉडली इश्यूज़ होते हैं इंस्टाग्राम की वजह से, ये बात फेसबुक को पता है लेकिन फेसबुक उसके लिए भी कुछ नहीं करता है। फेसबुक कैसे बोलता है कि उसने हेट के अगेंस्ट उसने सेफ गार्ड्स कुछ इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, लेकिन वो हेट रेट के लिए जो सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस कर रखे हैं वो सिर्फ विंडो ड्रेसिंग और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना ताइवान के नियर इनकर्जन कर रहा है। तो जहाँ ताइवान के जो पराटस आइलैंड है वहाँ पर चाइना इनकर्जन कर रहा है। चाइना इनकर्जन क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना दुनिया को ये दिखाना चाहता है जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है, और वो ये बताने की कोशिश करे यूनाइटेड स्टेट्स को कि ये जो आप फ्रीडम की बात करते हो ताइवान की, मत करो क्योंकि चाइना हमारा ही पार्ट है। तो इंगेजिंग इन ताइवान इंडिपेंडेंस इज़ अ डेड एंड। तो यहाँ पर उन्होंने यूएस को डायरेक्टली बोल दिया कि अगर आप ताइवान की इंडिपेंडेंस चाहते हो तो ये सिर्फ डेड एंड है। चाइना सारे स्टेप्स लेगा जो भी ज़रूरत होंगे, ताइवान के लिए जो भी इंडिपेंडेंस प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं उसको स्मैश करेगा। अब यहाँ पर चाइना ये भी कह रहा है ये यूएस की वजह से ही हमें इंकर्जन करने पड़ रहा है, क्योंकि यूएस क्या कर रहा है, यूएस ताइवान को आर्म सेल कर रहा है, वॉरशिप्स बेच रहा है। यहाँ तक कि जो यूएस के जो वॉरशिप्स हैं वो ताइवान स्ट्रेट के आसपास घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से ही चाइना को इंकर्जन करना पड़ रहा है, ये दिखाने के लिए जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है। अब यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी में, तो हम देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ किस बात के लिए मिला है। सबसे पहले किन को मिला है वो देख लेते हो, तो डेविड जूलियस और दूसरे आडम पेटापोशियन। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन मुझे इतनी नहीं पता, आप देख लेना। तो ये दो नाम है, अगर एग्जाम में आए तो आप बस टिक कर लेना। तो नोबेल फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अब इन्होंने क्या पता किया, तो सबको 5 अपने सेंसस पता हैं। ठीक है, इन्होंने ये पता किया जैसे हम कोई भी चीज़ टच करते हैं तो हमें पता चलता है हाँ ये चीज़ ठंडी है या ये चीज़ गर्म है, हमें कभी कभी प्रेशर फील होता है। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं, तो इन्होंने ये पता किया कि हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि नर्व को मैसेज देते हैं, नर्वस सिस्टम को मैसेज देते हैं, और उसकी वजह से हम अपना एक्शन लेते हैं। तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी सेंस थ्रू टच, द परसेप्शन ऑफ हॉट और कोल्ड, स्क्वीज और स्ट्रेन और द फीलिंग ऑफ फिजिकल पेन एल्यूडेड साइंटिस्ट फॉर लॉन्ग। अभी तक साइंटिस्ट को ये बात नहीं पता चलती थी कि किसी इंसान को टच करके कोई चीज़ हॉट या कोल्ड कैसे लगती है, साथ ही किसी इंसान को दर्द क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। Until David Julius and Adam Petaposhian working independently in the United States made a series of discovery। तो उन्होंने डिस्कवरी की और उन्होंने ये पता किया कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ टच डिटेक्टर्स होते हैं। वो टच डिटेक्टर्स के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है और उस पर्टिकुलर टच के लिए रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ गर्म है तो हम हाथ हटा लेते हैं। तो इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। Julius and Petaposhian have been awarded the prize for the discoveries of receptors for temperature and touch। इन्होंने पता कर लिया कि हमारे स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं टेम्परेचर के और कुछ टच के, जिसकी वजह से हमें ये बात पता चलती है कि कोई चीज़ ठंडी है कोई चीज़ गर्म है। सिंपली पुट दे डिस्कवर्ड द मॉलिकुलर सेंसर्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट आर सेंसिटिव टू हीट। तो उन्होंने क्या किया, हमारे बॉडी के अंदर वो सेंसर्स पता कर लिए हैं जो सेंसिटिव होते हैं टू द हीट, या तो फिर हमें कोई चीज़ गर्म और ठंडी लगती है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सेंसर्स की तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर होता है, बहुत कॉमन टेम्परेचर सेंसर्स है कि अब कहीं भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप ही उसका मरकरी अप चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ होती है रूम में, टेबल और बेड, वो तो किसी टेम्परेचर अगर चेंजेस होता है वो तो कुछ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन थर्मामीटर यहाँ पर रिएक्ट करता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं अगर कोई ऐसे चेंजेस देखे जाते हैं, सब नहीं रिएक्ट करते हैं। सिमिलरली इन द ह्यूमन बॉडी ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट सेंस इट। तो यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स हीट को सेंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब लोग तो सारी चीज़ें तो जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है कम होता है तो उसको परसीव नहीं करती, लेकिन यहाँ पर थर्मामीटर परसीव करता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि सारे मॉलिक्यूल्स हीट को सेंस नहीं करते व्हेन दे आर एक्सपोज टू इट। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि हीट को सेंस करते हैं, उसके बाद वो सिग्नल देते हैं नर्वस सिस्टम को, उसकी वजह से एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। आगे हम चलते हैं। जो ह्यूमन एबिलिटी है हीट को सेंस करने की, या कोल्ड को सेंस करने की, या प्रेशर को सेंस करने की, ये कोई डिफरेंट नहीं है जैसे कि आर्टिफिशियल सेंसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोक डिटेक्टर, जो कि कनाडा में, आपको पता है कनाडा में कोई रहा है तो उसे पता होगा कि अगर आप अगरबत्ती भी जलाओ तो उसकी वजह से वहाँ पे स्मोक अलार्म बज जाता है। तो अ स्मोक डिटेक्टर फॉर एग्जाम्पल सेंड्स ऑफ एन अलार्म व्हेन इट सेंड्स स्मोक बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो अगर ज़रा सी भी ज़्यादा थ्रेशोल्ड होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अलार्म बज जाता है। सिमिलरली व्हेन समथिंग हॉट और कोल्ड टचेस द बॉडी, तो कोई भी चीज़ हॉट और कोल्ड अगर बॉडी को टच करती है तो हमें कुछ ऐसा फील होता है कि कैसे हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पांस जनरेट करती है। वो इसीलिए रिस्पांस जनरेट करती है क्योंकि यहाँ पर जो हीट रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, तो बॉडी में जो सेंसर्स हैं जो कि हीट को रिसेप्ट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसेज बना देते हैं जिसकी वजह से जो केमिकल्स है वो फ्लो हो, और जो केमिकल्स फ्लो होते हैं वो नर्वस सिस्टम को मैसेज देते हैं कि कोई चीज़ गर्म टच की गई है, और उसकी वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है। अब इससे फ़ायदे क्या हैं, इससे ये फ़ायदे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कुछ पेन के सेंसर्स हैं, तो अब पता चलेगा कि बॉडी में कुछ सेंसर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारे रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। तो
किसी इंसान को अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसके जो पेन सेंसर्स हैं उनको सप्रेस किया जा सकता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। तो दिस वन इज़ नो डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स ओपन्स अप अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेगुलेट देयर फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत पेन होता है तो इफ़ दीज रिसेप्टर्स कैन सप्रेस्ड, अगर पेन वाले रिसेप्टर्स को सप्रेस किया जाए तो उस इंसान को कम दर्द होगा। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। आई होप आपको समझ आ गया हो ये फिजियोलॉजी में किसको क्या मिला है। अब हम ये देखेंगे, आपको ये डेटा प्रोटेक्शन बिल तो पता होगा, BN श्रीकृष्णा कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया था, उससे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पाया है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जो कि इस महीने मिलने वाली है, और वो कोशिश करेंगे कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें नॉन पर्सनल डेटा को भी इंक्लूड किया जाए। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में अब नॉन पर्सनल डेटा भी इंक्लूड होगा। अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो चेयरमैनशिप में हो रही PP चौधरी की है। उसमें जो सेक्शन 91 क्लॉज 2 है, जो अभी ये बोलता है कि जो प्रोविजन है PDP बिल के वो अप्लाई नहीं होंगी एनोनिमाइज्ड डेटा में, लेकिन हो सकता है कि अब नॉन पर्सनल डेटा में भी इसको इंक्लूड कर लिया जाए। अब नॉन पर्सनल डेटा को इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाउएवर इन सर्टेन कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल किसी का हेल्थ डेटा है, ठीक है, अब किसी कम्युनिटी का हेल्थ डेटा है तो वो तो पर्सनल नहीं है, लेकिन possibilities of such harm are obviously much higher if the original personal data is of a sensitive nature, therefore the non personal data arising from such sensitive personal data। तो अगर कोई नॉन पर्सनल डेटा किसी सेंसिटिव डेटा से अराइज हो रहा है तो उसके भी कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको पूरे में बस इतना पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर डिसाइड किया जा रहा है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में हम नॉन पर्सनल डेटा को भी इंक्लूड कर लेना प्रोटेक्ट करने के लिए। नॉन पर्सनल डेटा इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद जब एक्ट आ जाएगा तो हम बेसिकली एक्ट के प्रोविजन पढ़ लेंगे। वैसे भी बिल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल में बहुत बार चेंजेस आ रहे हैं, बिल पिछले 3 साल से पेंडिंग है, अभी तक इसमें चेंज ही होते जा रहे हैं। अब ये जो आर्टिकल है कि ग्रीन हाइड्रोजन को पुश करने के लिए तो PLI बना दिया गया इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की मेकिंग के लिए अभी इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए PLI स्कीम अनाउंस कर दी गई है। अगर PLI स्कीम्स अनाउंस की गई इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए और इलेक्ट्रोलाइज़र अगर सस्ते दामों में बन पाएंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो कॉस्ट होगी वो कम हो सकेगी, और अगर ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट कम हो सकेगी तो हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक्सपोर्टर हब बन सकेंगे। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।